मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले खबर जो हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर जलसा है। इस जलसे के हवाले से काफी अरसे से हम सुन रहे थे और इमरान खान साहब का ये हुक्म भी था। गो के सूबे के अंदर सैलाब आए, बहुत सी अमवात हुई, 300 से जायद जो है वो कीमती इंसानी जानें जाया होगी, लेकिन फिर भी इमरान अहमद नियाजी ने इंसिस्ट किया कि ये पेशावर का जलसा मुनक्कद करना लाजमी है। अब ये एक तरफ अगर आप देखें तो मार्का हक के बाद पाकिस्तान जो है वो हर रोज डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कामयाबियां समेट रहा है। पाकिस्तान आज दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज से पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही। अब इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, इनके ऊपर जो है थोड़ा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि क्या सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की जो हालिया कामयाबियां हैं ये हजम नहीं हो रही, क्या वो पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं करते? ये 2 सवाल जो बड़े अहम हैं। पेशावर जलसे की अगर बात करें तो पेशावर जलसे के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि खैबर से लेकर कराची तक और बलूचिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से उनके काफिले पेशावर पहुंच चुके हैं और वो आज यहाँ पर एक तारीख साज जलसा करने जा रहे हैं। ये जलसा बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, जिसमें जिन रहनुमाओं में इनका मैं जिक्र करूं तो इसमें अली मीन गंडापुर जो कि वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी शामिल हैं, और इनके साथ साथ अगर बात करें तो अलीमा खानम भी इसी हवाले से ही अपना मौकफ दोहरा रही हैं। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, सलमान अकरम रजा क्या कह रहे हैं, ये जरा देखिए। इंशाल्लाह देखिए, आप ये याद रखिए कि इस वक्त जो माहौल है फस्तायत का, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं था, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि मुल्क के हर खित्ते से लोग आएंगे। अभी बड़ी तादाद में लोग मुझे मिले हैं, सिंध से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं, बलूचिस्तान से मिले हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पूरा पाकिस्तान जो है उसकी नुमाइंदगी होगी का। अच्छा जी, इस तरह है जी कि आपने देखा, ये गुफ्तगू सुनी आपने, और अब जो मामला है ये मामला अपनी एक नई रुख इख्तियार करता हुआ जा रहा है। इस जलसे के हवाले से मैं कम से कम ये बात जरूर करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो सियासी शोधा हैं उनको तकरीम और ताजीम वो फराहम कर रहे हैं। बहुत से अपने ऐसे लोगों की तस्वीर उन्होंने लगा दी जिन्हें वो अपना सियासी शहीद करार दे रहे हैं। सियासी शहीद मालूम नहीं कि वो हैं या नहीं, उनकी अमवात तिब्बी अमवात थी या किसी और वजह से कोई हादसा हो गया, लेकिन फिर भी उनको शहीद करार दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो मादरे वतन के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने वाले जो हमारे शोधा हैं, जो हकीकत में इस मुल्क के मोहसिन हैं, ये कौम जिनकी मकरूज है और जिन्होंने अपनी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान की दाखिली सलामती को यकीनी बनाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी, उनके हवाले से उनके जनाजों में ये लोग शिरकत नहीं करते। ये कितनी अफसोसनाक बात है। अगर आप ये देखें, ये पहलू कि आप सियासी शहीद जो कि शहीद है भी नहीं उनको शहीद करार दे रहे हैं, लेकिन जो लोग जिन्होंने मुल्क को कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनको जो है वो आप इज्जत और तकरीम जो उनकी बनती है वो आप नहीं अदा करते। इस वक्त अलीमा खानम जो कहती हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ये कहते हैं जी कि हमारी जमात के अंदर मोरूसी सियासत नहीं है, इसका वजूद नहीं है। तो पहली बात ये है कि मोरूसी सियासत जो है वो बुशरा बेगम जब कैंप ऑफिस के अंदर बैठी होती थी प्राइम मिनिस्टर के, और वहां से अहकामात जारी कर रही थी कि फलां घड़ी आ जाए, फलां सेट आ जाए, फलां चीज़ आ जाए, और किससे पूछकर ये फलां चीज़ जो है यहाँ से ले जाई गई, तो वो सरकारी मुलाजमीन को जिस तरीके से वो झाड़ फैलाती थी, तो क्या वो जो है वो मोरूसियत नहीं थी? क्या जिस तरीके से उन्होंने इख्तियारात का इस्तेमाल किया बैठकर कैंप ऑफिस में जो प्राइम मिनिस्टर के, और जिस तरीके से उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनवाया, फिर फराग होगी और एहसन जमील गुजर को पंजाब का बाख्तियार जो है वो बनाया, तो ये तमाम के तमाम काम जो है वो बुशरा बेगम ने किए थे और इमरान खान साहब की नाक के नीचे किए थे। जिस तरीके से ये सब काम हुआ उसी सिलसिले की जो है ये आगे कंटिन्यूशन है
کہ اگر آپ دیکھیں تو علیمہ خانم اس جلسے کے حوالے سے تمام انتظامات کا ایک دن پہلے بھی جا کے جائزہ لیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد علیمہ خانم ہی اس تمام جلسے کے انتظامات کے اوپر جو ہے وہ اپنے کومنٹس کر رہی ہیں، اور وہ سٹیج کے اوپر بھی آج رات کو موجود ہوں گی۔ ویسے اچھا ہوتا کہ یہ لوگ جلسہ کل کرتے تاکہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جعلی قسم کا بخار جو ہے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جلسے کے حوالے سے، وہ تو کم از کم جو ہے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جلسہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کامیاب ہوتا ہے یا عملی طور پر کامیاب ہوتا ہے، لیکن بظاہر مجھے یہ جلسہ اتنا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ کہ ان لوگوں نے رات کے ٹائم جو ہے وہ لائٹس جو ہیں وہ اسٹریٹ کر کے اوپر کر کے، اور جس طریقے سے یہ اپنی جال سازی کرتے ہیں اسی کو ہی انہوں نے ریپیٹ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت قرار دینے والی، جو خود کو خود ہی مقبول کہتے ہیں، عملی طور پر تو جو ہم نے دیکھا پنجاب کے جو آخری ضمنی الیکشن ہوا تھا سمڑیال کا، اس کے اندر 30,000 کی ووٹوں سے شکست ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب ایک اور چیز دیکھنی ہے جی آج ان کے جلسے کے حوالے سے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، جو کہ اس وقت عدالتی مفرور ہو چکے ہیں، جن میں عمر ایوب صاحب شامل ہیں، جن میں شبلی فراز ہیں، زرتاج گل صاحبہ ہیں، جس میں احمد چٹھا ہیں، یہ لوگ تمام کے تمام لوگ اب عدالتی مفرور ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اپیلز ان ٹائم فائل نہیں کی، بلکہ ان کے جو مقدمات ہیں وہ حتمیت اختیار کر چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ آج کے جلسے میں شریک ہوتے ہیں۔ ویسے میڈیا ٹاک کے اندر تو جو علی بن گنڈا پور ہیں ان کے ساتھ عمر ایوب خان جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں، یہ نااہل ہیں۔ صنم جاوید بھی اب جو اس کو بھی سزا ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ مجرمہ جو ہے وہ بھی سٹیج پر موجود ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے یا نہیں ہوتی۔ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کو مطلوب بھی ہیں۔ تو یہ تضادات ہیں اس جماعت کے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس موقع کے اوپر جو پرائم منسٹر پاکستان ہے شہباز شریف، اگر ان کی ہم بات کریں تو جس طریقے سے اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے ایک بڑی ہی یعنی کہتے ہیں نا کہ جاندار قسم کی تقریر کی، جس میں ہندواتا مائنڈ سیٹ کو بھی کھل کر اس کا اظہار کیا، اور اسرائیلی جارحیت کی بھی مذمت کی، اور اسرائیل کو اس ملک کے اس دنیا کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا، اور مشرق وسطیٰ میں اس کے کردار کے حوالے سے جو اس کا اصلی چہرہ ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ اب شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس کے چند جو اہم پوائنٹس ہیں جو میری نگاہ میں وہ آپ ملاحظہ کریں۔ Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. اب دیکھیں جی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان وہ ٹرمپ سے ملتے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں جس طریقے سے وہ پاکستان کا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اقوام متحدہ کے اندر آ کر ہندوستان کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک سیاسی جماعت جو کہ بظاہر خود کو پاکستان کی سیاسی جماعت قرار دیتی ہے تحریک انصاف، وہ اس سے ناخوش ہے، نالاں ہے، پریشان ہے، اور ان کی پریشانی بڑی جو ہے نا وہ سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ جب پاکستان ترقی کر رہا ہے تو ان کو اپنی سیاست شاید ملکی ترقی سے زیادہ عزیز دکھائی دیتی ہے، ان کو پاکستان کی ترقی شاید اپنی جو ہے وہ ناکامی جو ہے وہ کے طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، اور اس حوالے سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے خیالات کا میں آپ لوگوں سے اظہار کروں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی خبر جو ہے وہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ سے متعلق ہے۔ وہ آج بڑی رو رہی تھی، بڑی زار و قطار ان کی جو ہے وہ آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ واقعی لگ رہا تھا کہ بڑی ان کو کوئی درد اور تکلیف پہنچی ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے جی کہ کس حوالے سے تکلیف پہنچی ہے، جو کہ میں نے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے جناب کے ایمان حاضر مزاری صاحبہ۔ اب وہ روز بات پر رہی ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں یا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مرد بھی تھے، خیر اب وہ اپنا جو ہے یہاں سے دھرنا ختم کر کے واپس لوٹ گئے ہیں۔
भाई वापस लौट गए हैं। तो ये बलोच जनजाति वाले कौन हैं? ये बेसिकली जो इंडियन प्रॉक्सी है ब्रास, ये उसका सोशल एक्टिविस्ट चेहरा है। और ये लोग किसी किस्म की रियायत के, किसी किस्म की नरमी के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि इनका एजेंडा जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है। ये मिसिंग पर्सनस का मंजन बेचते हैं जो कि मिसिंग है नहीं, और वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाते हैं, और ये फितना और हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। उन लोगों के लिए कोई नरम गोशा रियासत पाकिस्तान का है नहीं और ना ही होना चाहिए। ये लोग पाकिस्तान में जो है वो बदअमनी फैला रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है जी। ये पाकिस्तान के अंदर यानी सुवाइयत को फरोग दे रही है, या लसानी बुनियादों के ऊपर एक बेसिकली जो है वो तफरीक डालने की कोशिश कर रही है। ये एक किस्म का नई फिरका वारियत की जो है वो बुनियाद खोद रहे हैं। ये एक नया बीज बो रहे हैं ताकि यानी पंजाबी बलूचिस्तान का दुश्मन हो जाए और बलोच जो है वो पंजाबी का दुश्मन हो जाए। हालांकि पंजाबी, बलोच, सिंधी और पश्तून सारे भाई भाई हैं, हजारावाल हमारे भाई हैं, और ये बेसिकली एक तफरीक डालने की कोशिश है, और ये भी एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसको ये लोग जो है वो तकवीत दे रहे हैं। तो इन लोगों के जाने के ऊपर ईमान हाजिर मजारी साहिबा अपने आंसू बहा रही थी। तो क्या आपने जाफर एक्सप्रेस में जो पाकिस्तानी शहीद हुए, क्या उनकी अमवात के ऊपर इस खातून को इस तरीके से आंसू बहाता किसी ने देखा? क्या किसी ने जो मुख्तलिफ बसों से उतार कर पाकिस्तानी शहरियों को शनाख्ती कार्ड देखकर टारगेट करके किल किया जाता है, क्या उनके ऊपर कभी आपने इनको आंसू बहाते हुए देखा? तो ये वो चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक खुद ही सब चीज जो है वो बयान कर रही है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमें जो है वो जो कीमती जाने हैं पाकिस्तान की, उनके ज़ियान पर तो हमारे आंसू नहीं बहते, लेकिन आंसू किस पर बह रहे हैं जी? बलोच जनजाति कमेटी की जो खवातीन जो पाकिस्तान के अंदर आके एक ड्रामा कर रही थी, जो यहाँ पर आकर एक उन्होंने स्टेज सेट किया था और दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश थी, वो नाकाम होगी। तो उसके ऊपर अब ईमान हाजिर मजारी साहिबा ये रो रही हैं। बहरहाल जी, यहाँ भी चले आज आंसू बहा लिए उन्होंने। आने वाले चंद दिनों के बाद मेरे ख्याल से अडियाला जेल के अंदर ही इनको आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अभी भी इनकी गिरफ्तारी के हवाले से खुश नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता ये गिरफ्तार हो, उनको सजा हो, लेकिन इनका अब जो जाना है वो आप समझ लें कि एक किस्म का अटल हो चुका है। इनको जो है वो अपनी जेल के अंदर कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। नाज़रीन, यही आज के अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। वैसे बज़ाहिर मैं आपको बता दूं कि एक तो मैंने ऐनक नहीं पहनी हुई, वो मेरी जो ग्लासेस थी मैंने सन ग्लासेस पहनी हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि वो आप लोगों के साथ एक आई कॉन्टेक्ट मेरा नहीं हो सकेगा, तो फिर मैंने अब जो है वो ऐनक के बगैर ही आज व्लॉग रिकॉर्ड कर दिया। तो इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।